गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने जो है वो आपका 5th चैप्टर खत्म कर दिया है, समांतर श्रेणी की। पिछले कल लास्ट क्लास थी, आज त्रिकोणमिति की पहली क्लास है। मतलब अब हम आपका 8th चैप्टर जो है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसके बारे में बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे क्या होता है त्रिकोणमिति, कहाँ इसका यूज करते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो इसका नाम है, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, या इसको कोई इसको ट्राइगोनोमेट्री भी कहता है, हम इसको ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, और हिंदी में इसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो शब्द है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, पहले देखते हैं कि ये कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो ये बना है ट्राइगोन और मेट्री, ये 3 शब्द थे, इनको आपस में जोड़ा तो इंग्लिश में बन गया ट्रिग्नोमेट्री और हिंदी में बन गया त्रिकोणमिति। अब यहाँ पे इनके मतलब होते हैं, पहले तो ट्राई का मतलब है, या ट्री का मतलब है 3, है ना, और गोन का मतलब होता है भुजा, त्रिभुज की भुजाएं, और मेट्री का मतलब होता है माप। ये हमारा कोई सी और भाषा का शब्द है, पता नहीं किस भाषा का है, जिसमें गौन होता है आपका, साइड्स को गौन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना पेंटागन, पेंटागन, जैसे पंचभुज है, पंचभुज को इंग्लिश में कहते हैं पेंटागन। क्यों? क्योंकि गौन का मतलब भुजा, पेंटा का मतलब 5, तो 5 भुजाएं, इसलिए उसको पेंटागन कहते हैं। 6 भुजाओं वाला छठभुज हो, उसको हम कहते हैं हेक्सागन। तो गौन मतलब भुजाएं, 6 भुजाएं तो हेक्सागन, इसलिए 3 इसका ट्राइगोन है, तो मतलब 3 इसकी भुजाएं होंगी। हम ट्रिग्नोमेट्री में असल में सीखते क्या है, तो भुजाओं का जो माप है असल में हम वो निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पूर्ण अर्थ है त्रिभुज की 3 भुजाओं का माप। ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपसे कोई अर्थ पूछे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री तुम बहुत यूज करते हो, त्रिकोणमिति तुम बहुत यूज करते हो, असल में इसका मतलब क्या है, तो आप उसको बता देना। इसका मतलब होता है जो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं उनके माप के बारे में पढ़ते हैं, या त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं उनका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे तो हम इसमें एंगल्स भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे भुजा है नाम में, तो इसलिए भुजा के बारे में कहा है। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध के अध्ययन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। हम सभी को पता है कि हमारा एक ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, त्रिभुज में भुजाएं भी होंगी और उनके बीच में कोण भी होंगे। तो त्रिभुज की जो भुजा है और त्रिभुज के जो कोण है उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, और किस त्रिभुज का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम समकोण त्रिभुज का। कभी भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आता है, सबसे पहले तो आप देखोगे कि जो भी क्वेश्चन है भाई वो कैसा है, उसमें जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। तो मुझे बताओ कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, कैसा दिखता है और क्या उसकी खासियत होती है? 90 डिग्री का कोण होता है और सीधा होता है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल 90 डिग्री कोण होगा तो भी सीधा सीधा तो होगा ही। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक 90 अंश का कोण हो और बाकी कोण कैसे हो, न्यून कोण हो। एक कैसा कोण हो भाई, एक हो 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री का कोण हो, मतलब कि ऐसा कोण हो 90 डिग्री का, और जो दूसरे कोण हो वो बिल्कुल न्यून कोण हो। न्यून कोण कौन से होते हैं बताओ जरा? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। बिल्कुल, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो एक कोण 90 का होगा और जो दोनों कोण होंगे वो 90 से छोटे होंगे। अच्छा, अभी थोड़ा सा सवाल को और बड़ा करूं, क्यों 90 से छोटे होंगे? हाँ बिल्कुल, अभी हम कोण की बात कर रहे हैं बेटा, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, पर आपने बिल्कुल सही कहा। बताओ क्यों है 90 से छोटे? 180 होता है त्रिभुज का जोड़, और 90 तो ये आ गया, तो उसका कम होगा। हाँ हाँ, क्योंकि अगर ये वाला कोण 90 है और अगर इस कोण को भी मैं 90 ही कर दूं और इस कोण को मैं 90 से बड़ा कर दूं, तो इनका जब हम जोड़ करेंगे ना तो वो 180 से बड़ा चला जाएगा। और हमें पता है कि त्रिभुज के जो कोण होते हैं उनका जो मान होता है, उनका जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री 180 होता है, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप क्या करो, एक तरफ 90 डिग्री का कोण बना दिया, ऊपर भी 90 का, नीचे उससे बड़ा, तो हम कहेंगे भाई इससे तो योग खराब हो जाएगा, और योग हमारा खराब नहीं होना चाहिए। अगर योग खराब तो मतलब वो त्रिभुज ही नहीं है, कुछ गड़बड़ है उसमें, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर ये 90 डिग्री का है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, अगर ये 90 डिग्री का है तो इसको और इसको हमेशा 90 से छोटा रखते हैं, ताकि जब हम इनको जोड़ पाए तो योग हमेशा 180 आराम से आ जाए।
चलो तो ये था हमारा। और हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, इसमें 3 चीजें और होती हैं, कोण भी 3 होते हैं और साथ में होता है एक लंब, एक होता है इसमें कर्ण और एक आधार। एक होता है इसमें आधार, एक होता है इसमें आधार। ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा समकोण त्रिभुज। अगर मैं त्रिभुज को कुछ ऐसे बनाऊं, क्या इसको भी समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। यस मैम। बोल सकते हैं? मैम इसमें 90 डिग्री एंगल तो बन रहा है। नहीं बनाना, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, देखो ये ऐसी टेढ़ी जा रही है। अगर ये बिल्कुल सीधी होती तो कहते, लेकिन इसमें और कोण नहीं ऐसे बनेगा। बन रहा है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अभी के लिए इसमें 90 का नहीं बन सकता। अच्छा अगर ऐसे बना दे हम, ये है मैम। मैम यस बन रहा है मैम, है ये। इसमें हम 90 का कोण बना सकते हैं। मैम ये भी है। पक्का? यस मैम, नहीं इसमें नहीं 90 का कोण बन रहा है। मैम। ये है, क्योंकि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर 90 का कोण बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। बस इसको अगर उल्टा फुल्टा कर दिया जाए, घुमा फिरा दिया जाए, तो ध्यान रखना है, अगर आपको लगता है कि 90 का कोण बन सकता है तो बिल्कुल होगा, लगता नहीं बन सकता तो शायद फिर नहीं होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिया हो या ऐसा ही दिया हो, समकोण त्रिभुज आपको ऐसा भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े अभी। यस मैम। अब हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति का जो इस्तेमाल है वो हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो नंबर 1, किसी भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल, त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक भवन है, इस भवन, देखो भवन कैसा होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। अगर भवन बिल्कुल सीधा खड़ा है तो मतलब ये अपने चरणों पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा और यहां से एक कर्ण भी बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम त्रिकोणमिति की मदद से, अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, या कोई भी हमें इनके कोण पता चल जाए, तो कोणों की मदद से हम इसकी जो ये ऊंचाई है इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो तो पूरा भी नहीं देख सकते, लेकिन हाँ कर सकते हैं, इतना हमने पता लगा लिया। क्योंकि जहां पे भी समकोण त्रिभुज बनेगा वहां पे त्रिकोणमिति इस्तेमाल हो जाएगी। त्रिकोणमिति इस्तेमाल हो गई मतलब आप ऊंचाई और कितना वो मतलब कर्ण और आधार ये सब जांच कर सकते हो। और बात करते हैं सीढ़ी की, तो मान लो एक सीढ़ी है, सीढ़ी कुछ ऐसी है। ठीक है, सीढ़ी हमारी कुछ ऐसी है, ये शायद आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो 9th क्लास में नहीं, 9th चैप्टर में, त्रिकोणमिति के बाद जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का प्रयोग में भी आपने ये सब पढ़ा होगा, है ना। अगर कोई सीढ़ी है तो सीढ़ी से भी एक सीधी रेखा नीचे को आएगी, क्योंकि सीढ़ी बिल्कुल सीधी उस पिलर पे खड़ी होती है ना, टेढ़े पिलर पे तो नहीं होती। और यहाँ से आधार भी बन जाएगा, तो यहाँ भी समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे भी हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके सीढ़ी की ऊंचाई या सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं कि सीढ़ी कितनी लंबी है। मतलब ये है इसकी लंबाई, कि सीढ़ी कितनी लंबी है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति की मदद से। फिर बात करते हैं जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना। मान लो हवाई जहाज आपका यहाँ पर जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये आपका हवाई जहाज जा रहा है। हम देखेंगे कि इसका बिल्कुल सीधा जो है वो कोण कितना बन रहा है, धरती के इस पोर्शन से देखें तो कितना बन रहा है, और इस पोर्शन से देखें तो कितना बन रहा है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ऐसे कुछ करके। मतलब इस तरह से मैं उदाहरण दे रही हूँ भाई, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन उदाहरण है कि इस तरीके से यूज करके हम त्रिकोणमिति का इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को हल कर सकते हैं। तो ये डेली लाइफ का यूज है। अब मत कहना कि त्रिकोणमिति कहाँ यूज की, तो त्रिकोणमिति यूज करते हैं जब आप पुल वगैरह बनाते हो कोई, है ना, जब कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, किसी बिल्डिंग को बनाना, किसी पुल को बनाना, वहां पे ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। कोई अगर आगे चल के बीटेक करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, तो आपको समझ आएगा कि त्रिकोणमिति हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। बेटा वो मैं क्लास के बाद में बताऊंगी, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी यूज भी हमने सीख लिए। अब बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बातें। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी जो कोण हो वो न्यून कोण हो, उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ लिखा भी है कि एक होगा इसमें समकोण और बाकी जो बचे वो होंगे न्यून कोण। ठीक है, तो ये होता है आपका समकोण त्रिभुज जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये है इसकी भुजाएं, ए बी, ए सी, बी सी, ये इसकी भुजाएं हैं। कोण की बात करें तो एंगल ए, एंगल मैम एक बार बैक करना। पीछे यस मैम। ये वाला, ठीक है। यस मैम, एक मिनट रुको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक बार इससे पीछे वाला एक बार और समझा दो। इससे पीछे वाला कौन सा था? पहले निशा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या नोट कर लिया? इससे पीछे समझते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग। हाँ ठीक है, वो समझेंगे। अभी इसको देख लेते हैं, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे बच्चे। अभी हो गया? यस मैम। चलो दैनिक जीवन का योग इसका बस इतना है कि किसी भवन की ऊंचाई को ज्ञात करना है, तब भी आप त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। मान लो ये आपका भवन है, इस भवन से चेक करेंगे कि सीधी रेखा है तो भाई 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। इन कोणों का मान अगर निकाल दें तो यहाँ पर भी त्रिकोणमिति का किसी तरह से इस्तेमाल करके भवन की ऊंचाई निकाल सकते हैं। फिर बात करें सीढ़ी की लंबाई की, पता करना हो कि भाई सीढ़ी कितनी लंबी है, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं हम, सीढ़ी से देखो नीचे की तरफ को कोण बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ पर भी कुछ कोण बनेंगे, यहाँ पे भी कुछ कोण बनेंगे। यहां से यहाँ की दूरी हम निकाल सकते हैं, यहां से यहाँ की दूरी भी हम निकाल सकते हैं। बचा हमारा कर्ण, तो हम उसकी मदद से फिर जो है वो इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर हमने बात की कि जमीन से ऊपर कोई जहाज उठ रहा हो तो कैसे उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लो जहाज यहाँ पे चल रहा होगा तो देखेंगे कि इसकी सीधी कितनी है और यहाँ से जो है कितना कोण बन रहा है और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। ये सब चीजें देख के हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके जो है वो दैनिक जीवन की कुछ कुछ चीजें हैं जिसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सभी तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें त्रिकोणमिति का। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। समकोण त्रिभुज को भी हमने देख लिया और इसके कोण भी पढ़ लिए। अब बात करते हैं तीनों भुजाओं के बारे में। पहले का नाम होता है कर्ण। कैसे आप कर्ण को पहचानोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लग रहा होगा कि अरे इतना आसान तो है, कर्ण तो हम पहचान लेंगे, लेकिन त्रिकोणमिति जब इस्तेमाल करोगे, जब आपको पूछा जाएगा कोण सी के लिए बताओ और कोण ए के लिए बताओ, सी के लिए चीजें अलग होती हैं, ए के लिए चीजें अलग होती हैं, फिर वहां पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से सीखना है। आपको लगेगा कि यार ये तो हमें आता है, क्या ही सीखे, पर सीखो। ठीक है, सबसे नंबर 1, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। यह है आपका यहाँ पर समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज का समकोण यह है, 90 डिग्री का कोण ये है। इस 90 डिग्री के सामने जो भुजा है ऐसी, इसको हम कहते हैं कर्ण। जब भी आपको कर्ण ढूंढना हो किसी भी कोण में, देखो अभी तो आपका ये त्रिभुज बिल्कुल सीधा है, त्रिभुज कैसा है, बिल्कुल सीधा है, लेकिन अगर मैं इसको वैसे घुमा फिरा के दे दूं फिर पूछूं कर्ण कहाँ है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा याद रखना, समकोण त्रिभुज अगर कोई है तो उस समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा होगी, उसके बिल्कुल सामने की तरफ को जो भुजा होगी उसको हम कर्ण का नाम देते हैं। तो ये जो AC है या CA है, इसको हम कहेंगे कर्ण। नंबर 1 तो कर्ण के बारे में हमने ये सीख लिया कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा। नंबर 2, जो कर्ण होता है वो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। जो ये कर्ण होगा ये समकोण त्रिभुज का सबसे लंबा होगा। सबसे बड़ी जो वैल्यू निकलेगी वो कर्ण की निकलेगी। लंब और आधार हमेशा ही कर्ण से छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे सभी को आपको ऐसा MCQ में आ सकता है, वैसे तो आएगा नहीं, पर मान लो आ गया कभी जिंदगी में, किसी आप एग्जाम दे रहे हो कोई, उसमें आ गया कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, तो याद रखना वो कर्ण होती है। ठीक है, और कर्ण को दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं H का। तो ये था कर्ण के बारे में। 2 लाइनें तो आपको वैसे पता ही होंगी, लेकिन ऊपर वाली लाइन को याद रख लो कि समकोण त्रिभुज में समकोण के जो सामने वाली भुजा है उसको कर्ण कहेंगे, मतलब इस भुजा को। ठीक है, इस भुजा को हम कर्ण कहेंगे। क्लियर है? इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगर ले लिया है तो वाई लिख दो। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आधार की। तो आधार तो बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन हाँ
आधार जो है वो कोण के हिसाब से बदलता है। किसके हिसाब से बदलता है? कोण के हिसाब से। आधार को भी पहचानो, फिर इसके बारे में बात करेंगे कैसे बदलता है। समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण की संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। ये डेफिनेशन आपके लिए थोड़ी सी टफ होगी, बिल्कुल सिंपल से अगर मैं आधार के बारे में बताऊं तो आधार वो होता है जिस पर कोण बनते हैं। आधार क्या होता है? जिस पर कोण बनते हैं। जैसे एक कोण ये बना है, दूसरा कोण ये बना है, ये दोनों कोण किस भुजा पे बने हैं बताओ जरा। आधार पर पे बने हैं। मतलब आधार का नाम बताओ। बी पर बी ए, ठीक है। जो हमारा कोण ए है वो, और जो हम सॉरी कोण ए के लिए अगर मैं आधार पूछूं कि मेरा जो भाई कोण ए है उसके लिए आधार कौन है, तो देखो कोण ए वैसे तो इस कर्ण पे भी बना है। कोण ए किस पे बना है? कर्ण पे भी बना है। कोण ए जो है वो इस पे आधार पे भी बना है, लेकिन हम जो है इसको आधार ना मान के इसको आधार मानते हैं, क्योंकि ध्यान से देखो जिस रेखा पर दोनों कोण बने होंगे उसको आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार। किसको? जिस पे दोनों कोण बने होते हैं, तो वो बने हैं ए बी पर या बी ए कह लो, तो हम कहेंगे ए बी आधार है किसके लिए? कोण ए के लिए। अच्छा, कोण ए के लिए अगर मैं आपसे लंब पूछूं तो लंब कौन है? सीबी कह लो, बीसी कह लो, एक ही बात है। क्योंकि अगर ये आधार हुआ, क्या हुआ? ये आधार हुआ, ठीक है। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण हुई। ये हो गया कोण ए के लिए कर्ण और ये हो गया कोण ए के लिए आधार। तो बचा कौन? बचा कौन? सीबी। तो वो हो गया लंब, ठीक है। ठीक है, अब देखो लंब हो गया। अब उसके बाद मैं आपको अगर सवाल उल्टा कर दूं, सवाल को अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं बोलूं कि कोण सी के लिए देखो, अब किसके लिए देखना है? कोण सी के लिए। तो बताओ कोण सी के लिए आधार क्या है? बीसी के लिए आधार कितना हुआ? हाँ, तो अब कंफ्यूज हो गए ना कुछ बच्चे अभी भी बोल रहे हैं बी ए नहीं होगा। देखो अगर आपको ये अगर आपको सीखना आ गया तो त्रिकोणमिति आपके लिए आसान है। अगर आप आधार लंब में कंफ्यूज रहे थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए अच्छे से सीखो। फिर से देखते हैं, कोण सी बना है इधर, ठीक है। कोण सी देखो कर्ण वाली रेखा पे भी बना है और इस वाली रेखा पे भी बना है, लेकिन हम इसको आधार नहीं मान रहे, क्योंकि आधार वही होता है जिस रेखा पर दोनों कोण बने होते हैं। तो इस रेखा पर सी भी बना है, इस रेखा पर बी भी बना है, तो हम कहेंगे जो आधार हुआ इसका वो सी बी हुआ। कौन हुआ? ये वाली रेखा हुई, क्योंकि दोनों के दोनों कोण इस पर बने हैं। क्लियर है सभी को? बताओ, तो अगर ये आधार है तो सी के लिए लंब कौन होगा? ए बी। बिल्कुल बी। अभी भी सी बी बोल रहे हैं कुछ बच्चे। देखो ना, सी बी तो एसी तो लंब नहीं हुआ, एसी कर्ण ही रहेगा, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण ही होती है, उसको हम नहीं बदल सकते। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर्ण वही रहता है, कर्ण नहीं बदलता। बदलते हैं तो लंब और आधार। किसके आधार पे बदलते हैं? कोण के आधार पे। कर्ण रहेगा वही। कर्ण यहाँ पे एसी है तो एसी ही रहेगा दोनों एंगल्स के लिए, लेकिन हाँ दोनों एंगल्स के लिए आधार बदल जाएगा और लंब भी बदल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा कर्ण था और ये वाली चीज हमने अभी भी पता की कि भाई ये तो आधार है। कौन बच गया? बी ए बच गया या ए बी बच गया। तो हम कहेंगे कि ए बी जो है वो कोण सी के लिए क्या हो गया? लंब हो गया, ठीक है। तो ये होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट किसी भी क्वेश्चन को करना हो तो, लेकिन ये आपको आ जाएगा जब आप बहुत से क्वेश्चन ट्राई करोगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी फटाफट से ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं लंब की। समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। सम्मुख भुजा होता है उल्टा। सम्मुख क्या होता है? उल्टा। जैसे कि मान लो कोण ए के लिए जब हमने लंब देखा था तो हमने इसको जो है वो कोण ए के लिए लंब माना था। तो इसको कैसे पहचान सकते हो कि अगर हमारा कोण यहां बन रहा है तो इसके उल्टी तरफ
इसके सम्मुख, इसके सामने, जैसे देखो समकोण 90 डिग्री के कोण के सामने होता है कर्ण। 90 डिग्री के कोण के सामने कौन होता है भाई? कर्ण होता है, ठीक है। और अगर कोई चीज न्यून कोण के सामने है, न्यून कोण के सामने है, तो उसको बोलेंगे हम लंब, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लंब। और जिस पर दोनों बने हैं, लाल वाला कोण भी और हमारा समकोण भी, उसको हम बोल देते हैं आधार, ठीक है। और कर्ण की बात करें तो इसको हम कभी कभी ऊंचाई भी कहते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं। आपको किसी सवाल में दिया हो कि त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है, आधार इतना है, कर्ण निकालो। आपको क्वेश्चन दिया हो कि त्रिभुज का कर्ण इतना है, आधार इतना है, ऊंचाई निकालो, तो समझ जाना ऊंचाई का मतलब होता है लंब। और लंब को हम दर्शाते हैं पी से। किसे दर्शाते हैं हम लंब को? पी से। पी मतलब परपेंडिकुलर। क्या हो गया? न्यून कोण को सी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर आपको सी के लिए पूछा है तो सी की नजर से देखो। सी के लिए पूछा है, सी की नजर से देखा, सी के सम्मुख, सी के सामने ए बी था, तो कोण सी के लिए ए बी हो गया लंब, क्योंकि सी के सामने कौन था भाई? ए बी था। कोण सी के सामने ए बी था, तो ये इसके लिए हो गया लंब। कोण सी और समकोण किस रेखा पे बने हैं? तो सी बी रेखा पे बने हैं, तो इसके लिए ये हो गया इसके लिए आधार। यही तो बात है, यही तो आपको पहचानना आना चाहिए, कब आधार कौन होगा, कब लंब कौन होगा। बात करें कर्ण की, तो कर्ण एंगल ए के लिए भी सेम और एंगल सी के लिए भी सेम, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आया क्वेश्चन, अब मुझे बताना है अपने चैट में, कोण सी के लिए जो ए बी है वो कौन है, मतलब क्या है? कोण सी के लिए ए बी किसका काम कर रहा है? हम परपेंडिकुलर। हम लंब का। लंब। हम लंब का। अच्छा, चलिए लंब, ठीक है। और कोण सी के लिए बी सी किसका काम कर रहा है? हम बेस का। मैम आधार। आधार, बिल्कुल बिल्कुल। और कोण सी के लिए ही सी कर्ण। किसका काम कर रहा है? हाइपोटेन्यूज। मैम हिप्नोटिक। कर्ण, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अब अगर हम यही चीज कोण ए के लिए देखें तो देखना क्या होगा। कोण ए के लिए ए बी किसका काम कर रहा है? आधार। हम आधार। आधार का। आधार का। और बी सी किसका काम कर रहा है? लंब। लंब का। हम लंब। लंब का। सी और कर्ण। सी ए किसका काम कर रहा है? कर्ण का। कर्ण कर्ण का। का, ठीक है। तो देखो, जब आपको ए के लिए पूछा था, सी के लिए पूछा था, कर्ण दोनों के लिए सेम था। सी ए इसका भी कर्ण और सी ए इसका भी कर्ण। बेटा माइक ऑफ कर दो निशा, कुछ कह रहे हो तो पूछो, ठीक है। और अगर यहाँ देखें तो कोण सी के लिए ए बी लंब है, बी सी आधार है, लेकिन वहीं कोण ए के लिए उल्टा हो गया, ए बी आधार, बी सी लंब, ठीक है। तो बस आपको ये पहचानना आना चाहिए। अगर ये आ गया तो मतलब काफी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। कोण P और R दोनों के लिए चित्र में आधार और लंब बताना है। P और R के लिए पहले हम बात करेंगे कोण P की। तो अगर मैं आपको बोलूं कोण P के लिए आप मुझे पहले आधार बताओ, आधार में क्या करना है? आपने उसका नाम भी बताना है और उसकी वैल्यू भी बतानी है। कोण P के लिए आधार कौन है? यूपी। हम क्यूपी और जिसकी वैल्यू उसकी 3 सेंटीमीटर। वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मैं पूछूं अगर कोण R के लिए लंब, और क्या पीक्यू। हम क्यूपी। 3 सेंटीमीटर। हाँ पी क्यू क्यू पे कुछ भी कह लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी पी क्यू कितने के बराबर? तो 3 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं कोण P के लिए लंब, कोण P आर क्यू। हम क्यू आर। 4 सेंटीमीटर। और वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक है। कोण P यहाँ पर है, इसके सामने जो भुजा है वो इसके लिए लंब का काम करेगी, मतलब 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका नाम था आर क्यू। तो आर क्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर है। कोण R के लिए आधार 4 हम आर क्यू। क्यूपी। क्यूपी किसने कहा अभी? आर क्यू। ठीक है, देखो आराम से देख लो, ये कोण P है, ये कोण R है। देखो ना, कोण R यहाँ पर है ना, कोण R यहाँ पर है। किस रेखा पर R और कोण Q दोनों बने हैं? किस रेखा पर न्यून कोण भी बना है और आपका समकोण भी बना है? देखो जरा,
आर क्यू पे। मैम आर आधार क्यू पर, आर क्यू बनेगा। मतलब 4 इस पर, सेंटीमीटर। मतलब कि इस वाली रेखा पर। तो इसलिए जो आधार होगा आर के लिए वो आर क्यू होगा, जो आधार होगा आर के लिए वो आर क्यू होगा। अच्छा, आप कोण पी की बात कर रहे थे, तो देखो जो कोण पी है, कोण पी और समकोण किस रेखा पे बने हैं? क्यूपी। मैम QP। क्यूपी पे। तो कोण पी के लिए जो आधार होगा वो क्यूपी होगा। ठीक है, ठीक है, अभी क्लियर हुआ भाई? जिसको भी नहीं समझ आ रहा था अभी थोड़ा बहुत समझ आया। तो इसलिए मैम ये एक आधार है आर क्यू। हाँ बोलो। मैम 1 मिनट लिख रहे हैं। लिख लो बेटा, बिल्कुल लिख लो। आर क्यू की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। अब मैं पूछूं कि कोण पी के लिए कर्ण कौन होगा? पी आर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। आरपी 5 पी आर कह लो, सेंटीमीटर। आर पी कह लो, 5 सेंटीमीटर। और अगर मैं पूछूं कोण आर के लिए कर्ण कितना होगा? आर आर पी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर्ण दोनों के लिए सेम होते हैं। यहाँ पे भी आपने देख लिया कि कर्ण होगा दोनों के लिए सेम। बदलता कौन है? तो आधार और लंब बदलते रहते हैं कोण के हिसाब से, लेकिन कर्ण नहीं बदलता। कर्ण जो है वो वही रहेगा। ठीक है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। चलो बताओ, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो वाई टाइप करो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करते हैं फटाफट से पोल में, और देखते हैं कि अभी किसको किसको कितना कितना समझ आ चुका है। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? मैम 1 मिनट। हाँ ले लो ले लो, जब हो जाएगा तो बता देना। हो गया सभी का? रहता तो नहीं है कोई? वैसे तो कोशिश क्या करो कि आप इसको कॉपी पे नोट कर लिया करो फटाफट से, क्योंकि इसके नोट्स बना लो। वैसे तो सारी क्लासेस के नोट्स बनाने चाहिए आपको, है ना, अगर टाइम आपके पास बचता है तो। अगर नहीं बचता तो कोई बात नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग देख के भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, नोट्स बना के क्या रहता है कि हमें पता होता है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो अभी आपको छुट्टियां पड़ती है स्कूल से? यस मैम। हाँ, तो उस वक्त क्या करना, उस वक्त यूट्यूब से अगर देखना हो तो देख के नोट्स बना लेना, जो भी चैप्टर आपको टफ लगता है उसके। ठीक है, तो चलो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इस आकृति को देखो और बताओ कि जो कोण सी है, जो एंगल सी है, उसके लिए लंब कौन है? एंगल सी के लिए जो लंब है वो कौन है, ये आपने बताना है पोल सेक्शन में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए पोल हो चुका है ओपन, फटाफट से जाइए और अपना आंसर दे दीजिए। लंब कौन है कोण सी के? सभी अपना अपना आंसर देंगे, किसी चीज की जल्दी नहीं है। देखो कोण सी कहाँ है। ओके बेटा, हैंड रेज कर लो। ओके, कर दिया मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। मैम पोल में रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, क्योंकि अभी मैंने उसको ओपन नहीं किया है, थोड़ी देर में दिखेगा। अभी बाकी बच्चों को आंसर करने देते हैं। चलिए, तो अभी पोल में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। और क्लास में हमारे पास भाई अभी है 39 स्टूडेंट्स, लेकिन अभी आंसर दिया सिर्फ 24 बच्चों ने है। 30 ने भी अभी तक आंसर नहीं दिया। फटाफट से आंसर कीजिए। अगर आपको कोण सी नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको लिख देती हूँ। ये है कोण सी, ये है कोण सी। ठीक है, और ये कोण बना है यहाँ पर इधर। इसके लिए आपने बताना है कि लंब का काम कौन कर रहा है, जिसकी आपको वैल्यू दी है। 10 है, 15 है, 6 है या 2 है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपने चुनना है। तो अभी देखते हैं किसने किसने आंसर नहीं दिया। हैंड रेज करो भाई जिसने आंसर दे दिया है। जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। तो अभी आंसर नहीं दिया है प्रियांशु, आस्था, मैम दे दिया। शशि, खुशी। बेटा हैंड रेज कर लो फिर। काजल, रानी, गीता, काकुल, और भी है कोई?
शशि आपने आंसर किया तो बेटा हैंड रेज करो। कर दिया मैम। ओके अच्छा, सरला देवी जी के नाम से कौन है बेटा? आपने भी आंसर नहीं किया है, फटाफट से आंसर कर लीजिए। गीता आप भी आंसर कर लो बेटा। 35 बच्चों ने आंसर दे दिया, तो चलो फिर करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है अभी के लिए end। और दिख रहा होगा पोल में, आंसर दे सकते हो अपना चैट में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, क्योंकि सी हमारा है यहाँ। सी के लिए जो आधार है वो ये है, क्योंकि कोण सी और कोण बी एक ही तल पे बन रहे हैं, तो ये इसके लिए आधार हो गया। और अगर बात करें लंब की तो ये होगा लंब, क्योंकि जो ये वाली चीज है ये तो कर्ण है, कर्ण तो बदलता ही नहीं है, तो नीचे वाली चीज इसके लिए आधार है और ये वाली चीज इसके लिए लंब, ठीक है। जो कि 30 बच्चों का सही था, लेकिन 3 बच्चों ने अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, तो गड़बड़ नहीं करनी है भाई, अच्छे से करो, ठीक है। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो अभी के लिए चैट को फिर से ऑफ करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इस क्वेश्चन को करना है ध्यान से, क्योंकि ये आएगा पोल में, ठीक है। आपको यहाँ पे दे रखा है कोण के कोण है इधर, ये ठीक है, ये है कोण के। आपने बताना है कोण के लिए कि आधार कौन है, कोण के लिए जो है वो आधार कौन है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको पोल नजर आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए और अच्छे से देख लो, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से देख लो। चलिए पोल हो चुका है ओपन, जिसको जिसको भी आंसर का पता लग चुका है वो अपना आंसर जाके पोल में दे सकते हैं। ओके ठीक है, I have done, ma'am. ओके बेटा। चलिए 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हैं। कर दिया मैम। ओके हैंड रेज कर ले करो अभी, फटाफट से हैंड रेज कर ले करो। आंसर दे दिया ना तो हैंड रेज कर दो, है ना। चलो वेरी गुड वेरी गुड। और ये क्वेश्चन पोल के रिजल्ट में आना था, है पीछे वाला सवाल तो बढ़िया करते हो, और जब पोल का क्वेश्चन दो तो पूरा गड़बड़ कर देते हो। नहीं, बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं। कोण के लिए आधार, कोण के वहां बना हुआ है ऊपर, कोण के कहाँ बना है तो ऊपर बना हुआ है, ध्यान से देखो बिल्कुल। के लिए आधार का काम कौन करेगा इसका पता लगाओ। हमारे पास 35 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में 38 स्टूडेंट्स हैं। ओके 36 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है प्लीज अपना आंसर पोल में जाके कर देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 13 बच्चों ने अपना आंसर गलत किया है। इतने ज्यादा बच्चों ने आंसर गलत किया है भाई, ध्यान दो थोड़ा सा। अगर ये गलती करोगे तो आगे क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत, ठीक है। हमने बोला था कोण के लिए आधार, तो मैंने आपको समझाया था आधार वो होता है जिस पर दोनों कोण बनते हैं। ये जो के कोण था, अब ध्यान से देखो भाई, अब जिसने भी गलत किया ध्यान से देखो, जो के कोण था वो इस रेखा पे भी बन रहा था और इस रेखा पे भी बन रहा था, ठीक है। लेकिन इस रेखा को हम आधार नहीं मानते, क्यों? क्योंकि आधार उसे माना जाता है जिस पर पूछा गया कोण, जो आपसे पूछा था के, वो वाला कोण भी बना हो और आपका समकोण भी बना हो, उसी रेखा को आधार कहते हैं। जिस रेखा पर जो आपसे कोण पूछा है वो भी बना हो और जो आपका समकोण होता है वो भी बना हो, तो इसलिए कोण के लिए जो आधार का काम करेगा वो के एल करेगा, ना कि एल एम। अब नाम पढ़ लो ना भाई, इतनी गलतियां मत करो। देखो जब आपको दिख रहा है कि इस रेखा का नाम ही एल एम है, तो इसमें के कहां से आया?
देखा करो ना ध्यान से कि अगर आपको देख पा रहे हो कि जो रेखा है इसका नाम ही जब एल एम है, जब ये रेखा बनी ही एल से और एम से है, तो यहाँ पर के का आधार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो आधार था ये किसके लिए था? ये एम कोण के लिए था। किसके लिए था? जो एल एम था वो एम कोण के लिए आधार का काम करेगा, लेकिन के कोण के लिए जो आधार रहेगा वो ये वाली रेखा रहेगी जिसके ऊपर कोण के भी बना है और कोण एल भी बना है। अब बताओ किस किस को समझ आया? स्पेशली जिन बच्चों ने गलत किया है, जिन 13 बच्चों ने गलत किया है, अभी क्लियर है कि अभी भी डाउट है? क्योंकि ये है त्रिकोणमिति का पहला स्टेप। अगर ये स्टेप गलत करोगे तो आगे चल के तो अभी इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, जिस कोण के बारे में पूछा है और जो समकोण है वो दोनों जिस रेखा पर बने होते हैं उसको आधार कहते हैं। ठीक है, और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। और जो कोण आपसे पूछा है, जैसे कि आपसे पूछा है कोण के, तो कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो उसके लिए लंब का काम करेगी। किसका काम करेगी? लंब का। और जिस रेखा पर के और एल बने हैं वो काम करेगी उनके लिए आधार का। समकोण के सामने कर्ण होता है और न्यून कोण के सामने लंब होता है। ठीक है, तो चलो अभी ऑप्शन यही है। एक और क्वेश्चन करेंगे, चैट मैंने ऑफ कर दी है और पहले क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन ये है कि अब आपने कोण एम देखना है। कौन सा कोण देखना है? कोण, इस क्वेश्चन को मत देखो अब, ठीक है, इस क्वेश्चन को मत देखो। अब आपने देखना है कोण एम को, एंगल एम को, और आपने कोण एम के लिए बताना है कि लंब कौन है। कोण एम के लिए बताना है कि लंब कौन है। ठीक है, ऑप्शन यही है। बस पोल में अब आप इसको अच्छे से करना। तो अभी जाओ पोल में, आपको ऑप्शन दिख जाएंगे और अपना आंसर देख के आओ। मैम लंब को इंग्लिश में क्या कर बोलते दिया हैं? मैम। परपेंडिकुलर। ठीक है, कोण एम के लिए परपेंडिकुलर कौन है, लंब कौन है? आई हैव डन मैम। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन दो तो फिर अच्छा करते हो, लेकिन जैसे ही पोल वाला क्वेश्चन देते हैं भाई सब कुछ ही गलत कर देते हो। ध्यान से क्या करो, क्योंकि वो जो पोल रिजल्ट है वो सिर्फ मैं नहीं, जो पूरी हमारी टीम है अवंती की, वो सारे देखते हैं हर एक बच्चे का पोल रिजल्ट कि किसने कितना किया, कैसा किया, इस क्वेश्चन में कितने बच्चे गलत थे, इस क्वेश्चन में कितने बच्चे सही थे, उसका अलग से रिपोर्ट बन के आती है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अभी जिन बच्चों ने पहले आंसर किया था आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, सभी आंसर कीजिए। पिछली बार 36 बच्चों के आंसर आए थे, तो इस बार भी 36 बच्चों के आंसर तो कम से कम आने चाहिए। कोण एम के लिए लंब की बात कर रहे हैं, लंब मतलब परपेंडिकुलर, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे उसको टिक कर रहे हैं जो कोण एम के लिए आधार है। अभी भी आधार और लंब में मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन ही रही है। ध्यान से करो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से करो। आधार और लंब दो अलग अलग चीजें होती हैं, इसलिए मैंने कहा था। हाँ बोलो आरुषि, क्या बोल रहे हो? डन कर दिया मैं। ओके, इसलिए मैंने कहा था जब मैं आपको लंब करण और वो सिखा रही थी कि अच्छे से सीखो, अच्छे से सीखो, आगे चल के काम आएगा। आगे आपको क्वेश्चन पता कैसे आएंगे? कोण के लिए साइन थीटा निकालो। अब जब आपको पता ही नहीं कि कोण के लिए आधार कौन है, लंब कौन है, कर्ण कौन है, तो आप साइन थीटा कैसे निकालोगे? ये तो बात है ना। साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, कोई भी थीटा निकालना है, आपको ये आना चाहिए कि किस कोण के लिए कौन सी चीज लंब का काम कर रही है, कौन सी चीज आधार का काम कर रही है। ठीक है, चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया आंसर देने की कोशिश करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। और अभी देखें तो 8 9 10 11 बच्चों ने गलत किया। पिछली बार 13 नहीं किया था, इस बार 11 बच्चों का गलत है। बताओ अभी क्या आंसर होगा इसका? आंसर है इसका
ठीक है, ये था हमारा कोण M। कोण M और कोण L जिस रेखा पर बने हैं, ये इसके लिए आधार का काम करेगी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया है, 7 या 8 बच्चों ने सी पे टिक किया है, तो बच्चों आप गलत हो। क्यों? क्योंकि जो 5 सेंटीमीटर वाली चीज है वो कोण M के लिए आधार है, ना कि लंब है। मैंने तो लंब पूछा था, तो लंब देखने के लिए जो न्यून कोण के सम्मुख रेखा है, न्यून कोण के जो सामने वाली रेखा है, वो उसके लिए लंब का काम करती है। तो इसलिए जो कोण M के लिए लंब होगा वो कौन होगा? वो होगा KL, जिसका मान कितना है? जिसका मान 12 है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, 5 तो इसके लिए आधार है। लंब कौन होगा? तो लंब होगा ये, जब हम बात करें कोण M की। अगर बात करते कोण K की, इसके लिए लंब कौन होता? K के लिए लंब कौन होता? LM 5। बिल्कुल, तो कोण K के लिए लंब होता LM, लेकिन हमसे M कोण के बारे में पूछा था, तो M के लिए लंब होगा KL। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अभी हम K के लिए आधार ढूंढ रहे थे, तो K के लिए जो आधार था वो ऑप्शन नंबर ए था। जो K कोण के लिए आधार था वो ऑप्शन नंबर ए था। ये वाली रेखा है K के लिए आधार, क्योंकि K कोण और L कोण दोनों ही किस पे बने हैं? एक ही रेखा पे बने हैं, जिसका नाम है KL। अब हम बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, जो कि बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है। समकोण त्रिभुज का जब भी नाम आता है, पाइथागोरस थ्योरम का नाम तो भाई हमेशा 100% आता है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि जब आपको समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी होती हैं, है ना, 3 भुजाएं होती हैं इनके पास, 3 में से जब आपको 2 भुजाएं दी होती है और तीसरी भुजा आपने निकालनी होती है, तब हम यूज करते हैं पाइथागोरस का। मान लो आपको बोला है कि इस त्रिभुज का साइन थीटा निकालो, ठीक है। अब इस त्रिभुज का साइन थीटा निकालने को आपको बोल दिया, लेकिन आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू ही नहीं दी हो, आपको बस इसकी वैल्यू दी हो, इसकी वैल्यू दी हो, आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू दी ही ना हो। हमें पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो अब अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो भैया परपेंडिकुलर तो चाहिए ना, लेकिन अगर सवाल में दिया ही ना हो तो क्या करें? तो तब हमें लगानी पड़ती है पहले पाइथागोरस थ्योरम, फिर निकालना पड़ता है पाइथागोरस सॉरी परपेंडिकुलर का मान, फिर उसके बाद निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कोई सवाल आए तो आपको उसमें हमेशा पाइथागोरस यूज करनी पड़ेगी, इसलिए इसको सीखो। पाइथागोरस कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, मतलब कर्ण की घात 2, जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार के वर्ग के। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको वैसे तो ये दिया होता है, पर मान लो आपको निकालना है आधार। आपको वैसे फॉर्मूला होता है ये दिया हुआ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, पर मान लो सवाल में कर्ण भी दे रखा है, लंब भी दे रखा है, आधार निकालना है, तो फिर क्या करोगे? तो फिर आधार के लिए फॉर्मूला बनाओगे, या फिर यहीं पे इनकी वैल्यू भर के आधार का मान निकालोगे, है ना। तो अगर आधार पूछा गया होता तो हम क्या करते? तो हम लिखते आधार को अकेला, आधार की घात 2 को अकेला, और कर्ण की घात 2 को भेज देते लंब के पास, या फिर लंब को भेज दो कर्ण के पास। कर्ण बड़ा होता है ना, तो कर्ण तो माइनस में नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ऐसे करके फिर आधार के लिए हमारे को फॉर्मूला मिल जाएगा। ये आपको चीजें आनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक चीजें होती है, इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि बहुत से सवाल में आपको करना पड़ेगा। हमेशा जरूरी नहीं कि आपको कर्ण ही निकालना पड़े, आपको लंब निकालने को बोल सकते हैं, आपको आधार निकालने को बोल सकते हैं, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देती हूँ। जो फॉर्मूला है वो कर्ण के वर्ग की बात करता है, लेकिन हमने जो निकालना होता है वो सिर्फ कर्ण निकालना होता है। तो अगर मैं कर्ण के फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि कर्ण स्क्वायर नहीं, मुझे तो कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं? यहां पर कोई कुछ कह रहा है क्या? अभी के लिए माइक ऑफ रखो भी, बीच में अगर बोलोगे तो मेरी आवाज भी बाकी बच्चों तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पर वर्ग हो रहा है तो इस वर्ग को हटाओ और ये वर्ग वहां जाके वर्गमूल बन जाएगा और कर्ण का फॉर्मूला बन जाएगा ये। ठीक है, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर और इनके दोनों के सिर पर
वर्गमूल, तब आपका जो है वो कर्ण अकेला निकलेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में कर्ण स्क्वायर था, लेकिन हमें तो अकेले कर्ण की वैल्यू चाहिए होती है, तो इसलिए हम इसको फिर ऐसा करते हैं। वैसे अगर मैं आधार की बात करूं तो आधार यहाँ पर रह जाएगा अकेला, आधार कैसा रह जाएगा यहाँ पर अकेला, ठीक है, और वर्गमूल लग जाएगा इसके सिर पर। तो आधार का अगर फॉर्मूला बनाना हो तो वो बन जाता है ऐसा। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। तो अभी के लिए क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो एक क्वेश्चन है जो पोल में आप ही करेंगे डायरेक्ट, हाँ आप ही करेंगे क्वेश्चन, आपके लिए मैंने क्वेश्चन तैयार किया है। अगर पीडी दोनों की वैल्यू है तो एच के नहीं हो तो मतलब मैम अगर पी की वैल्यू भी हो बी की वैल्यू एच ना दी हो तो एच निकालेंगे ना, करण कहते हैं एच को, तो एच को निकालेंगे। मैम फिर प्लस करके कि माइनस करके? फॉर्मूला देखो ना, करण का फॉर्मूला कहता है कि लंब का भी वर्ग करो, आधार का भी वर्ग करो, फिर उनको जोड़ो, जोड़ के जो आंसर आएगा उसका वर्गमूल कर दो, ठीक है। लंब का स्क्वायर करो, लंब का वर्ग करो, उस और आधार का भी वर्ग करो, फिर दोनों को जोड़ो और जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आया उसका वर्गमूल कर दो। अब तो आपको देखो वर्गमूल इतना आसान है, क्योंकि जब हमने सीखा था अभी पीछे पिछले चैप्टर में सीखा था ना कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वहां से आपको वर्गमूल भी क्लियर हो चुका होगा सभी का, है ना। चलो तो अभी देखते हैं भाई इसका क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है। आपको दिया है कि दिए गए चित्र में समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है। फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगी, फॉर्मूला मैंने बता दिया है। अब आपको जितना भी समझ आया, जैसा भी समझ आया उसकी इंफॉर्मेशन लो और कर्ण का मान निकालो। आपको इसका मान दे रखा है, आपको इसका मान दे रखा है, ये दोनों कौन है वो भी मैं नहीं बताऊंगी, ये भी आप खुद पता करो कि LM क्या है और KL क्या है, खुद पता करो। अभी न्यून कोण के हिसाब से नहीं देखना है, अभी देखना है समकोण के हिसाब से। पाइथागोरस में हम न्यून कोण नहीं देखते, अभी समकोण के हिसाब से देखो कि कौन बेस, कौन परपेंडिकुलर, कौन आधार, कौन लंब, ठीक है। न्यून कोण के बारे में नहीं पूछा तो उसके बारे में नहीं देखना है। तो चलिए जितना भी आपको आता है पहले से, कभी आपने लाइफ में की होगी यूज पाइथागोरस थ्योरम, है ना, तो उस हिसाब से करो और आंसर दे दो। सही आता है कोई बात नहीं, गलत आता है तो भी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सही आना चाहिए। अभी बस प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, देख रही हूँ कि किसको कितना आता है। रिवीजन है आपका, ठीक है, टेस्ट है आपका ये रिवीजन टेस्ट, तो बस इसको अच्छे से करो, बाकी सीखेंगे। ओके मैम एक बार दोबारा बताना। इसमें आपको बोला है कि त्रिभुज को देखो और त्रिभुज को देख के कर्ण का मान निकालो, ठीक है। कर्ण का मान निकालने के लिए आपको कर्ण का फॉर्मूला, मतलब आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम अगर आती है तो उसमें लंब और आधार का मान भर के कर्ण का मान आप निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो, वेरी गुड। कर दिया मैम। ओके ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड। I have done मैम। ओके बेटा, कर दिया मैम। ठीक है, कर दिया मैम। कर दिया ओके मैम। ओके बच्चों, 28 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, लेकिन बाकी बच्चे अभी सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छे से कर लो, बिल्कुल अच्छे से कर लो और अपना आंसर दे दो। ओके 29 बच्चों ने आंसर कर दिया है। क्लास में हमारे पास 36 बच्चे हैं। ओके ओके, क्लास में हमारे पास 36 बच्चे हैं, 36 में से 30 बच्चों ने आंसर दे दिया। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। ओके, धीरे धीरे उनके भी आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो काफी बच्चों ने आंसर सही किया है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको पाइथागोरस अच्छे से आती है, पाइथागोरस आनी चाहिए। आप अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री
के क्वेश्चन करने हैं और अच्छे से करने हैं तो नंबर 1 पाइथागोरस आनी चाहिए, नंबर 2 ये निकालना आना चाहिए कि किस कोण के लिए आधार किसे कहेंगे और लंब किसे कहेंगे और करण किसे कहेंगे। अगर ये दो चीजें आपकी क्लियर है तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही इजी होगी। ठीक है, अगर ये दो चीजें आपको अच्छे से क्लियर है तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से कर लोगे और बहुत अच्छे से कर लोगे। पर ट्रिग्नोमेट्री के लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए, तरह तरह के सवाल आपको आने चाहिए, कैसे करें सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, साथ में फॉर्मूला याद करना पड़ता है बहुत। अरे फॉर्मूले तो वो तो आपको याद हो जाएंगे, उसमें दिक्कत वाली बात मैंने नहीं है। क्वेश्चन किया था ना एक बार, उसमें फॉर्मूला लगा था 3-4 और ट्रिग्नोमेट्री पकड़ा है, कहीं परिमेय लग रही है, अलग अलग बहुत सारी चीज लगी इसके अंदर। हाँ वो होगा शायद, कौन सा, मतलब जो Last एंड वाले। वाले लास्ट वाली प्रश्नावली उसमें है ना। हाँ हाँ, उसमें 10 थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा 10 होता में है। बहुत दिमाग खराब कर दिया था। हाँ पर उसमें जो फॉर्मूले हम आप सीखोगे ना तो आपको वो अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले भी बनते हैं, हम खुद भी फॉर्मूले बना सकते हैं, कुछ एक तो याद करने ही पड़ेंगे भाई, है ना, लेकिन कुछ एक हम खुद भी बना सकते हैं। वैसे तो मैक्सिमम फॉर्मूले जो खुद ही बनते हैं। तो हम ये भी सीखेंगे कि अच्छा ये फॉर्मूला जो बना है भाई ये बना कैसे है, उसको सीखते हुए चलोगे तो फिर आपको और भी अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। तो चलिए अभी के लिए 35 बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन एक स्टूडेंट है जिसने अभी आंसर नहीं किया, तो भाई कर देना। करते हैं अब हम 5 सेकंड का वेट। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि करण कौन है, आधार कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। ये है एच मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब करण, ये है बेस मतलब आधार, ये है पी मतलब लंब। हमें इन्होंने 2 की वैल्यू दी थी, तीसरे की पूछी थी, तो हमें पता है कि इस पे लगती है पाइथागोरस, तो हमने पाइथागोरस लगा दी कि करण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के। किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग, सॉरी लंब के वर्ग नहीं, लंब का वर्ग जमा आधार के वर्ग। ठीक है, इसके बराबर होता है। लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए करण की, ना कि करण स्क्वायर की। हमें वैल्यू करण की चाहिए ना, करण स्क्वायर की तो नहीं चाहिए। तो हम इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, करण को अकेला छोड़ेंगे। करण के सिर पे बन रहा था वर्ग, वर्ग को बराबर के उस पार भेजो तो बन जाएगा वर्गमूल, और अंदर रह जाएंगे लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। अब हमने देखा कि भाई लंब जो है वो 12 सेंटीमीटर है, आधार जो है वो 9 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू को भरते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को भरते हैं तो करण रह जाएगा ऐसे का ऐसा। इसको आप एच लिखना चाहो तो एच भी लिख सकते हो, पूरा करण नहीं लिखना तो। वर्गमूल ऐसे का ऐसा। लंब 12 है तो 12 लिख दिया, 12 के सिर पे लगा दिया वर्ग। आधार कितना है? आधार 9 है तो 9 लिख दिया, 9 के सिर पे लगा दिया वर्ग। इनको आप जोड़ना मत, जोड़ोगे तो भाई गलत कर दोगे। पहले इनके वर्ग करो फिर इनको आराम से जोड़ना, या फिर देखते हैं जरा। 144। नहीं, तब भी नहीं होगा। 12 का वर्ग करो, 12 को 12 से गुणा करो, 12 गुणा 12 144, और 9 9 81। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं। 144 में, अभी रुक जाओ भाई, 144 में 81 जोड़ो तो ये आ जाएगा 5 8 4 12 2, तो ये आ गया वर्गमूल के अंदर 225। अब 225 का वर्गमूल कर दो। अगर आपको वर्गमूल याद है तो बहुत 15। अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, वर्गमूल निकालने का जो, हाँ सुन लो, अभी वर्गमूल निकालने का जो तरीका है वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर तो आपको याद है तो कर दो, अगर नहीं याद है तो फिर आप कर देना दूसरे तरीके से भी। तो 225 का वर्गमूल 15 होता है, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा। तो यहां से हमें करण का मान मिल गया 15 सेंटीमीटर, जो कहाँ था? जो था ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि बहुत से बच्चों ने दिया भी था। ठीक है, मैम हाँ बोलो। आपने ये 15 सेंटीमीटर वर्गमूल किया 225 का? हाँ वर्गमूल किया। ठीक है, वर्गमूल के लिए आप चाहो तो अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हो, पर उसमें टाइम बहुत लगता है। अगर सिंपल वर्गमूल करना तो वो भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका है कि वर्गमूल को याद ही कर लो। कम से कम 25 तक तो वर्गमूल याद होने चाहिए। ठीक है, 25 तक वर्गमूल याद अगर होंगे तो
काफी सवाल आपके हल हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास है 5 मिनट, लेकिन अगला क्वेश्चन 5 मिनट में शायद ना हो पाए, तो इसलिए अगले क्वेश्चन को नहीं करेंगे। पाइथागोरस के भी 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। बाकी अभी के लिए देखो, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो, क्लास में बने रहो, लेकिन बाकी बच्चों को डाउट नहीं है तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने आधार और लंब वाली चीजों को गलत किया है, वो क्लास में रुक के मुझसे अपना अपना डाउट पूछिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर वहां पे गड़बड़ करी तो फिर आगे तो बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अभी क्लास को इतना रखते हैं। क्लास को लेकर के कोई भी डाउट है तो बने रहो क्लास में, लेकिन अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि होगी सोमवार को। ठीक है।